मैं यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। अभिषेक, 2018 में आपने बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया है। यस क्या डिसिप्लिन था आपका वहाँ? सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चलिए, अच्छी बात है। आपको व्हीकल ईएसआई तक के लिए क्वालिफाई किया है आपने। हाँ। और अच्छा है, आजकल तो गाड़ियाँ भी अब इलेक्ट्रिकल होने जा रही हैं। यस चलिए, अच्छी बात है। और आप जॉब भी कर चुके हैं। कहाँ जॉब किया है आपने अब तक? सर, जतिंदर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक फाइनेंस की कंपनी है, तो वहाँ पर मैंने एज एन एरिया मैनेजर वर्क किया था। ठीक है। फाइनेंस की जो क्षेत्र है आज की डेट में फाइनेंस का जो क्षेत्र है उसमें हम लोग ढेर सारी कंपनियों को देख रहे हैं। फिनटेक जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल टेक्निकल, जैसे पेटीएम वगैरह। ये बताइए कि क्या वर्क था आपका ये फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में? क्या एरिया मैनेजर को क्या करते थे? सर, वहाँ पर मुझे लोन फाइनेंस करना रहता था, जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेस जो भी रन कर रहे हैं उनके लिए, जैसे शॉप ऑनर्स हो गए या फिर डेयरी का कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा सर, जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स जो व्हीकल्स है उसके लिए भी फाइनेंसिंग करनी रहती है। क्या देखते थे, क्या क्राइटेरिया होता था फाइनेंस लोन फाइनेंस करने के लिए? सर, बेसिकली हम लोग देखते थे कि उनका सर इनकम कितना है, और इनकम का हम लोग कैलकुलेट करते थे अराउंड 25%। तो 25% अगर ईएमआई के अराउंड आ रहा है तो फिर दे कैन इजीली पे। और ये कैसे इंश्योर करते थे कि वो जो आप लोन दे रहे हैं वो एनपीए नहीं होगा? ये कैसे इंश्योर करते थे? सर, पर्सनली विजिट करते थे उनके लोकेशन पर, उनके घर पे, या फिर उनका जो भी जहाँ पर बिजनेस है, जो उनका शॉप है वहाँ पर, तो उसका कंडीशन। हमने तो काफ़ी कंप्लेन देखा हुआ है ऐसी फाइनेंशियल कंपनियों का कि लोन देते समय घर जा करके लोन देते हैं और उसके पश्चात बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जो लोग नहीं देते हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। सर, इंटरेस्ट रेट एक्चुअली इसलिए हाई था क्योंकि उसमें हम लोग कोई कोलेट्रल नहीं ले रहे थे। तो जब कोलेट्रल नहीं ले रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट रेट तो हाई रखना ही होगा, क्योंकि हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जा रहा है वहाँ पर। बिना कोलेट्रल के लोन देना ये कहाँ का बुद्धिमान है? सर, एक्चुअली बिना कोलेट्रल के लोन कोई नहीं देती, कोई बैंक तो नहीं देती। मैं आपसे मान लीजिए 2000 रुपये कर्ज मांगूं और कोई गारंटी नहीं, तो क्या आप मुझे 2000 रुपये कर्ज देंगे भैया, देखते हुए कि मेरी इनकम अच्छी है? बिल्कुल सर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो उसी के लिए डिज़ाइन ही हो रही है। हमने आज़ादी से पहले 2 बैंक स्थापित हुए थे। एक 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह के कई बैंक निजी प्रयासों से स्थापित हुए थे। ये बताइए कि क्या ऐसी कमी रह गई कि आज जनता के लिए नॉन बैंकिंग की स्थापना करनी पड़ रही है? बैंक हमारे क्यों सक्षम नहीं है? सर, जो भी बैंक्स हैं वो एक्चुअली जो भी लोन वगैरह देंगे तो उसमें है क्या कि जो सेटल्ड लोग हैं उन्हीं लोगों को इजीली लोन मिल पाता है, बट जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग वहाँ तक अप्रोच ही नहीं कर पाते, और अगर पहुँचते भी। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताइए। यस सर, एग्जैक्टली, फाइनेंशियल इंक्लूजन का कमी था जिसकी वजह से फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म को मुझे एक्सप्लेन। सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीन्स ये हुआ कि जितने भी लोग हैं, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो हर कोई अपना बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जैसे जो रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो लोग अपना पैसा जो भी लेना है तो मनी लेंडर्स से लेते हैं, तो हाई इंटरेस्ट पे लेते हैं, और डिपॉजिट भी करना है तो कहीं करते नहीं है, वो लोग खुद पे। फिर 6 महीने ही काम किया आपने, छोड़ क्यों दिया काम? सर, एक्चुअली इसका जो वर्किंग नेचर था वो मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था, तो फिर पकड़ा ही क्यों था? सर, एक्चुअली आफ्टर वो कल के डेट में तो आप कहेंगे कि ईएसआई का भी जॉब नेचर आपको सूट नहीं कर रहा। नहीं सर, एक्चुअली मेरे कॉलेज ख़त्म हुई थी तो मेरे कैंपस वहीं पर हुआ था, तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर जॉब किया। आप विज्ञान की शिक्षा देते हैं बच्चों को एक विद्यालय में, ये निजी स्तर का विद्यालय है? जी सर। क्या ये मान्यता प्राप्त है? ये सब बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, पर एफिलिएटेड नहीं है सीधे। मुझे ये बताइए कि विज्ञान की शिक्षा के दौरान हमने देखा है कि 10वीं कक्षा तक के बच्चे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म, ये सब चीज़ देख तक नहीं पाते हैं। बिना आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को विजुअलाइज कराए हुए कैसे विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं? सर, यहाँ पर स्कूल के साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट एज अ टीचर बिहार में कब तक कमी रहेगी? सर, ये तो जो पॉलिटिकल लीडर्स विज्ञान के शिक्षक के रूप में कोई 3 निजी प्रयास किया हो विद्यालय में तो बताइए। सर, जैसे कि मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क पे फोकस किया था, और इसके अलावा जो भी मैंने पढ़ाया उसमें डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ करना सिखाया बच्चों को, और फ्लो चार्ट के माध्यम से मेनली चीज़ों को लर्न करना सिखाया। अच्छा, ये 3 चीज़। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
विज्ञान जब हम लोग पढ़ते हैं, इस विज्ञान की परिभाषा बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी, आप जरा उस परिभाषा को बताएं। Sir, science is the study of reasoning and causes and effect, basically based on the experimental. Science is a systematic study. Yes, sir. मैं वो वर्ड खोज रहा था, why it is called systematic study? Systematic study because, sir, in science, everything is learned step by step, and that's how the causes and effect are related with each other. मुझे लगता है कि विज्ञान जो है व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। अगर आज हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो हमें जानना होगा कि हमसे पहले न्यूटन ने, उससे पहले गैलीलियो ने, उससे पहले और लोगों ने क्या बतलाया। ठीक है ना? मतलब हमें अपने पीढ़ियों का जो ज्ञान है उसको भी देखना। मैं देख रही हूँ कि आपकी हॉबी है रीडिंग एंड राइटिंग द हिंदी पोएम्स। तो आप रीड करते हैं या कुछ आपने अपनी लिखी भी? मैंने मैम पढ़ा है बहुत सारे राइटर्स को, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, ये सब। और मैंने जब पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं भी खुद थोड़ा बहुत लिखा भी हूँ। तो क्या लाइन सुनाएंगे उसकी जो आपने लिखी है किसी पोएम की? यस मैम, हैदराबाद में एक बार एक गैंग रेप हो गया था। एक्चुअली एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, और बाद में इनकाउंटर हो गया था, जो भी मतलब उसमें इन्वॉल्व थे हम लोग। तो उसी पर मैंने एक लिखा था कि मीन्स रिक्वेस्ट करते हुए गॉड से कि हे केशव कहाँ हो तुम, क्रोधित होकर जाग उठे थे द्रौपदी के चीर हरण पर तुम, क्षोभित होकर बढ़ा रहे थे असीम वसन बदन पर तुम। आ देख यहाँ फिर कितने कौरव हैं, भेद रहे भारत का गौरव, धृतराष्ट्र मौन सिंहासन पर हैं, बढ़ा रहे दुशासन कर। फिर से भटक चुके हैं सारे पांडव भीष्म विदुर ज्ञानी, है बल धन धान्य धनुष द्वारे पर बहा रहे केवल पानी। हे केशव कहाँ हो तुम, मही तुम्हें है रही पुकार, दूर करो ये घृणित विकार। अगणित द्रौपदी के करुण चित्कार से गूंज रहा सारा संसार। अब तो सुन लो ए रचनाकार, लो फिर से कोई नव अवतार, लो फिर से कोई नव। बहुत अच्छा लगता है कि आपने दिनकर को पढ़ा ही नहीं है, दिनकर के स्टाइल को फॉलो भी करना चाहिए। हाँ सर, उनका स्टाइल से ही मेरे प्रभावित होते हैं। दिनकर के अलावा भी कई लेखक हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा लिखा। जैसा कि सर ने आपसे पूछा कि आप साइंस टीचर हैं हाजीपुर में, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में, ठीक है, और आप चिन्मया से पढ़े हुए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी का जो स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ा रहे थे साइंस टीचर, और आपने जो अपना चिन्मया से पढ़े हैं, इसमें आपको क्या अंतर देखने मिल रहा है, या आपके सब कुछ वही सामान्य है? नो मैम, चेंजेस तो बहुत सारे हैं। मीन्स चिन्मया, जैसे मैं बोकारो से पास आउट हूँ, चिन्मया जो विद्यालय, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेटर था यहाँ के कंपैरिजन में, और वहाँ पर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे पढ़ने के लिए। बट यहाँ पर उतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं तो आता। आपके विचार से इसके क्या क्या पीछे रीजन हो सकते हैं? रीज़न मैम, एक पहला जो मेन रीज़न मुझे नज़र आता है, वो घर का माहौल कैसा मिल रहा है बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटरेस्ट वहीं से डेवलप होता है किसी भी चीज़ में। तो अगर घर का माहौल सही नहीं है, तो फिर वो आगे चल कर के भी नेगलेक्ट ही करेंगे चीज़ों को। तो एक तो रीज़न ये है, और दूसरा मैम है कि जो आसपास जहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं या जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे अगर किस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ाई में बेटर कर रहे हैं, तो बच्चे भी कॉम्पीट करने के लिए पढ़ाई में बेटर करते हैं। बट अगर वो किसी और चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो पढ़ाई को छोड़ करके उधर साइड वो ज़्यादा डेविएट होते हैं। मैं एक सिचुएशन देती हूँ। मानिए आपके क्लास में कई स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मतलब एवरेज है, या कहीं नहीं चाहिए बिलो एवरेज है, कोई तरह से बस पास करता है। तो उसके पेरेंट्स आपसे आके मिलते हैं कि देखिए सर, ये साइंस में बहुत खराब है, आप इस पे ध्यान दीजिए, और ये पढ़ता नहीं है, सिर्फ ये पूरे टाइम फुटबॉल ही खेलता है, स्कूल के जाएगा, बैग फेंकेगा, फुटबॉल खेलने जाएगा। आप देख रहे हैं कि फुटबॉल में उसकी काफ़ी रुचि है, या किसी भी गेम में उसकी बहुत रुचि है, आप किस तरह से पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे? मैम, अभी मैं तो उनसे यही बताऊंगा कि जैसे प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है कि खेल में कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि पहले था कि फुटबॉल या क्रिकेट के अलावा अदर गेम्स को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। बट प्रेजेंट टाइम में क्रिकेट के अलावा जो भी एथलेटिक्स हो गया या
रेसलिंग हो गया, इवन फुटबॉल हो गया। जैसे सुनील छेत्री को हमने रिसेंटली देखा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से अवार्ड किया गया। तो मैं इन सब एग्जांपल्स को वहाँ कोट करूँगा कि उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर स्कोप नज़र आएगा, पेरेंट्स को लगेगा कि वहाँ बच्चा सक्सेस कर सकता है, तो फिर वो डेफिनेटली भेज देंगे। अब बच्चे को कैसे राजी करेंगे कि उसको पढ़ना भी पड़ेगा? हाँ मैम, एक्चुअली उसके लिए तो जैसे इंटरव्यू वगैरह जैसे उन्हें फेस करना है, तो जब तक उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहेगा वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। जैसे नहीं, सक्सेस बच्चा के बाद भी फुटबॉल पे तरफ है, आपने पेरेंट्स को समझा दिया कि गेम में भी बहुत स्कोप है, बच्चा भी बैठ के सुन रहा है, उसके दिमाग में चलेगा कि गेम ही में बहुत ज़्यादा स्कोप है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो आज से। उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि नहीं पढ़ना लिखना भी है? नहीं, एक्चुअली जैसे जो भी क्रिकेटर्स हैं या जो भी फुटबॉलर्स हैं, वो लोग एटलीस्ट 10th या 12th तो पास रहते ही हैं, क्योंकि उतना बेसिक नॉलेज रहेगा तभी वो, जैसे मान लीजिए कि सक्सेस हो जाने के बाद भी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट कर सकेंगे। अगर उनसे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसको, तो इस तरीके से बच्चे को मैं कन्विंस करने का कोशिश यस वैसे आपने सीबीएसई से 12th किया है, बीटेक किया, डिक्शनरीज किया, इसे हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, परसेंटेज मार्क्स अच्छा है, फिर आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं 42 और ग्रेड 10? सर, एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन मैंने जॉब किया। वहाँ पर जॉब के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स, क्योंकि मेरे पास एज था और मुझे लगा कि एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया और फिर प्रिपेयर करना शुरू किया। मैं वही कह रहा हूँ, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास एबिलिटी दिख रहा है। यस सर। तो फिर आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? कहीं अच्छा कर रहे थे अपनी फील्ड में, बीटेक में अच्छा कर रहे थे सर, बीटेक में एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग के दौरान मुझे लगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे उस फील्ड में नहीं है, तो फिर मैंने अपना फील्ड चेंज करने का कोशिश किया और फिर बीटेक के टाइम से ही मैं थोड़ा नॉन टेक की तरफ तैयारी करना शुरू कर दी। तो प्रेजेंटली सर मैं बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मीनवाइल मेरा ये एग्ज़ाम निकला था, तो ये इससे आपने सुना होगा, ये जैसे कि आपने फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ समय जुड़ा रहा, उनसे जानना चाहते हैं कभी आरबीआई लगातार 3 महीने में क्या किया है, रेपो रेट को बार बार बढ़ा रहा है। यस ऐसा क्यों कर रहा है? सर, रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सर इन्फ्लेशन को देखते हुए रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा कि बैंक्स को के पास जो भी पैसे हैं, जो भी उनके पास मनी डिपॉजिट, वो हायर रेट में लोगों को वो देंगे। तो इससे क्या है कि बोरोविंग्स लोगों के पास कम हो जाएगा, तो पैसा लोगों के पास कम रहेगा, तो वो लोग परचेज़ कम करेंगे चीज़ों, तो परचेज़ कम करेंगे तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो इस चीज़ को लेकर के क्योंकि आपके अनुसार ये लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन है ये मतलब कि डिमांड के कारण है। सर, डिमांड भी एक रीज़न है। एक्चुअली तो मेन डॉलर का जो वैल्यू है वो सर 80 को क्रॉस कर रहा है, उसकी वजह से। बट सर अगर डिमांड को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा, जो अननेसेसरी चीज़ों पर है, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर अगर कम किया जाएगा तो उसके वजह से भी ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। अभी जो मार्केट का स्थिति है, इन्फ्लेशन है या फिर स्टैगफ्लेशन है, आपको क्या लग रहा है? सर, अभी तो इन्फ्लेशन है। ये लोग इतना परेशान क्यों है? मंदी कर रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। सर, रिसेशन पीरियड तो कोरोना के टाइम में था, बट कोरोना जब एंड हुआ तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग, मतलब काफ़ी हद तक उससे हम लोग ऊपर उठे हैं। तो एग्जैक्टली सर मुझे आइडिया नहीं है ये रिसेशन क्यों होता है और रिसेशन का क्या क्या फीचर्स होता है? सर, रिसेशन में मेनली प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो प्रोडक्शन कम होने से एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, लोगों को काम मिलना बंद होगा, तो लोगों का इनकम भी कम हो जाएगा और परचेजिंग पावर भी रिड्यूस हो जाएगी। तो अभी आप देखे होंगे जब बजट पास हुआ था उस समय बहुत सारे जो सरकार के आलोचना करने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका कहना था कि सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कुछ काम नहीं किया, ठीक है। और आप भी कह रहे हैं कि डिमांड का इन्फ्लेशन आ गया है। तो क्या लग रहा है कि पिछले जो फरवरी से अभी तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, इस कारण से डिमांड बढ़ा है? सर, डिमांड उस वजह से तो एग्जैक्टली सर, एग्जैक्ट आइडिया जो कॉमनवेल्थ गेम अभी हुआ है, Yes. तो पढ़े ही होंगे। यस। कॉमनवेल्थ का क्या मतलब हुआ?
सर कॉमनवेल्थ नेशंस वो हैं जहाँ पर ब्रिटिशर्स का कॉलोनीज कभी हुआ करता था, तो प्रेजेंट टाइम में वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एक गेम से जुड़ी हुई है, कॉमनवेल्थ गेम से, और वहाँ पर पार्टिसिपेट। कहाँ हुआ था अभी? सर बर्मिंघम इंग्लैंड। भारत कितने मेडल जीते हैं अभी तक? सर 5 गोल्ड जीत गया है टोटल सर। टोटल मुझे याद, मैं रिकॉल नहीं कर गोल्ड के साथ गोल्ड आई थिंक 5 तक पता ना, 6 हो चुका है। 6। ये बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार भारत में कब खेला था? सर इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद सर, नहीं ये पता है। ईयर मुझे याद नहीं सर। इंडिया अभी तक कितना मेडल जीता है अभी तक टोटल कॉमनवेल्थ में? स्टार्टिंग से सर हाँ, सर 500 प्लस है। 500 प्लस है। ठीक है, आपने एक अभियान का नाम सुना होगा, हर घर तिरंगा अभियान, हाँ सुना है? ये क्या है? सर, अभी इसमें जो 15 अगस्त आ रहा है उसको लेकर के ये स्टार्ट किया गया। इसमें लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप 15 अगस्त को अपने घर पे तिरंगा झंडा को फहराएं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर मैं तो इसे पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ कि इससे एक जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है लोगों के मन में वो डेवलप होगा, अपने देश के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगा। हर घर तिरंगा अभियान को सरकार को लॉन्च करने के लिए किसी प्रकार का संशोधन भी करना पड़ा है क्या अधिनियम में? कोई अधिनियम में? ये सर मैंने भारतीय ध्वज संहिता अधिनियम 2009 सुने हैं? ये सर 2002 वो सुने हैं सर। ये क्या संशोधन हुआ है? ये सर मैंने पढ़ा नहीं। नहीं पता है। चलिए, बोलो। ठीक है। अभिषेक जी, आप एक इंजीनियर भी हैं और आजकल स्वरोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मुझे स्टार्टअप और स्टैंडअप में अंतर बताइए। सरकार की स्कीम है स्वरोजगार को बढ़ावा देने की, स्टार्टअप और स्टैंडअप में क्या डिफरेंस है एक कंपनी में? सर स्टार्टअप्स तो जो नई कंपनीज जो भी इस्टेब्लिश होती है, कोई जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं किसी एक आइडिया को लेकर के और उस पर जो एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो स्टार्टअप। स्टैंडअप के बारे में सर मुझे आइडिया। कमज़ोर तबकों के लिए, SC ST और विमेन के लिए जो योजना है वो स्टैंडअप योजना है। ठीक है, इसी क्षेत्र में मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप बताएंगे कि कैसे रिएक्ट करेंगे आप उस सिचुएशन में। मान लीजिए कि आप एक ESI के रूप में तैनात हैं किसी टोल प्लाजा पे, वहाँ से कुछ गाड़ियाँ गुजर रही है, आपको पता चलता है कि वो जो छोटभैया नेता है वो क्लेम करता है कि वो वहाँ के स्थानीय मुखिया या विधायक का आदमी है। आपके द्वारा गाड़ी की जांच, कागज पत्र मांगे जाने पर उसका एक व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मार देता है। ठीक है, आपको स्वाभाविक है थोड़ी एम्बेरसमेंट और थोड़ा क्रोध दोनों आता है। इस घटना के बारे में आपके जो मित्र साथी पोस्टेड हैं साथ आपके, वो आपको कहते हैं कि नेताओं से उलझना ठीक नहीं है, केस मुकदमा करोगे तो और बात बढ़ेगी, तुम जाने दो। आप मुझे बताइए कि आप इन 3 में से क्या कार्य करेंगे? एक, अपने सर्विस रिवॉल्वर को निकालेंगे और संबंधित व्यक्ति को भी एटलीस्ट एक थप्पड़ जरूर मारेंगे। 2, आप निकटतम थाने में FIR दर्ज करेंगे। 3, आप अपने वरीय अधिकारियों से न केवल उस नेता के नुमाइंदे के शिकायत करेंगे बल्कि आप अपने सबऑर्डिनेट जो कलीग हैं उनकी भी शिकायत करेंगे। आप इन तीनों में से कौन सा काम करेंगे या तीनों करेंगे? सर इस केस में सर जो फर्स्ट ऑप्शन था कि रिवॉल्वर निकाल कर ही तो करना है, तो वो चीज़ तो नहीं करेंगे सर, बट वॉर्न करेंगे, ज़रूर वॉर्न तो करेंगे। और जो सेकंड ऑप्शन था कि जो FIR करना, तो FIR डेफिनेटली। FIR डेफिनेटली। चलिए ठीक है। और वैसी परिस्थिति में कागज जांच करना आपका कार्य है, दायित्व है, उसको तो अंजाम देना। ठीक है, आप जा सकते हैं। कम बैक फॉर फीडबैक। बैठिए। कॉपी लें? नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस 1 मिनट। यू आर इंजीनियर साहब, एकदम कट एंड ड्राइड हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, आपने जाते वक्त थैंक यू सर, थैंक यू मैम नहीं कहा। बिगेस्ट मिस्टेक फर्स्ट ऑफ ऑल। बोलिए एक बार। हम अच्छा धीरे बोलिए। हाँ, मैंने आप थैंक यू सर, थैंक यू मैम सेपरेट। दूसरा चीज़ जो हमने गौर किया आपको, वो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, आपने जो हॉबी बताया है उस पर आपकी पकड़ है। हमने दिनकर से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी आपसे, एक सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा। ओवरऑल हमारी तरफ से ओके है। आप कुछ और अभ्यास कर लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आइएगा, करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ लीजिए।
ठीक है। अपना जो स्ट्रीम है आपका इलेक्ट्रिकल साइड उसको देख लीजिए, ESI की क्या क्या कागज जांच करने की ड्यूटी है वो सब कर लीजिए, ठीक है। अच्छा आप जा सकते हैं। ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हाँ सर, वही थोड़ा